बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान। नाज़रीन, सबसे पहले तो यह है कि पाकिस्तान के फार्म 47 के जाली वज़ीर आज़म को डोनाल्ड ट्रंप से हाथ मिलाने का मौका मिल गया। ये चंद सेकंड की वीडियो है, लेकिन इसके अंदर अगर आप देखें तो ऐसा लगता है कि शहबाज शरीफ साहब पूरा एक चिपक के वीडियो बनवाना चाह रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ फ़ैन क्लब के लोग हैं और वो अपने हीरो से मिल रहे हैं। यानी कोई डेकोरम ही नहीं है। शहबाज शरीफ और इमरान खान में अगर आप मुवाजना करें, अव्वल तो मुवाजना बनता ही नहीं है। एक को एस्टेब्लिशमेंट ने उठा के ला के बनाया है खिलाफ तवक्को, ना कोई मैंडेट ना कोई वोट, लोगों ने मुस्तरद कर दिया, इसके बावजूद ला कर एस्टेब्लिशमेंट ने बिठा दिया। अब देखें, फ़र्क ये है ना कि इमरान खान में एक एतमाद था, इमरान खान साहब में एक ठहराव था। एतमाद ये था कि इमरान खान को पता था कि उसका अपना कद कितना है। इमरान खान को पता था कि मैं डेकोरम के साथ मिलूँगा, एक सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ मिलूंगा आलमी लीडर्स को। उनके अंदर एक ठहराव था, कोई जल्दी नहीं थी, कोई हिजान नहीं था, एक बावकार तरीके से इमरान खान साहब मिलते थे। लेकिन ये कभी आपने गौर किया है, शहबाज शरीफ साहब या दीगर लोग जो जाते हैं मिलते हैं, ये आगे पीछे भागते हैं, हु हा हा हा, इधर से पकड़ उधर से बाजू पकड़, दूसरे का बाजू यहाँ से खींच, कोशिश करके इसका बाजू पकड़ लेते हैं, बॉडी लैंग्वेज अजीब तरीके से तेज़ तेज़ बनाते हैं, और ये एक मसनूई तरीके से हंसते हैं, क्या कहे लगाते हैं और लोगों को जफ्फियाँ डालते हैं ज़बरदस्ती, जैसे नरेंद्र मोदी मिलता था। ये एहसास कमतरी की निशानी है। ये एक ऐसा लगता है, एक खौफ है, एक उजलत है इनके अंदर, एक जल्दबाजी, इन्हें समझ नहीं आ रही है क्या करें। इमरान खान ने जो एक पैटर्न सेट कर दिया है ना, या जो एक क्लास सेट कर दी है, उसको ये मीट नहीं कर सकते, इन्हें ये मान लेना चाहिए। उसकी शख्सियत एक बावकार शख्सियत थी, वो एक कौमी हीरो भी है, लोग उसके फैंस हैं। आप ज़रा गौर करें ना कि जब डोनाल्ड ट्रंप इमरान खान को बाहर लेने के लिए आया और फिर अपनी अहलिया के साथ इमरान खान को मिला, और इमरान खान का चेहरा देखें, उसके अंदर कोई एक्साइटमेंट इमरान खान साहब ने शो नहीं की। बड़े बावकार अंदाज में, तहम्मुल के साथ और ठहराव के साथ इमरान खान साहब ने बात सुनी और बात की। लेकिन शहबाज शरीफ साहब को ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज़ हाथ से निकल जाएगी, छूट ही ना जाए मेरे से। एक खलबली तारी थी, एक अजीबोगरीब कैफियत थी शहबाज शरीफ की। तो ये कैफियत पूरे निज़ाम के ऊपर है, खाली शहबाज शरीफ पे नहीं है। और इस तरह की चीज़ों से ये कुछ विजुअल्स तो हासिल कर लेते हैं छोटे मोटे, लेकिन इससे ये इमरान खान बन नहीं पाएंगे। अब चाहे आप कहें इमरान खान की फॉरेन पॉलिसी कामयाब थी या नाकाम थी, शहबाज शरीफ की कामयाब है या नाकाम है, लेकिन मैं बॉडी लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ कि शहबाज शरीफ की बॉडी लैंग्वेज जो है वो ये कुछ भी कर लें, ये इमरान खान का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। नॉर्मल होकर अपना काम करें। माना कि इनकी हुकूमत जाली है, माना कि इनको जाली मैंडेट दिलवाया गया, ये वज़ीर आज़म नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि फील्ड मार्शल साहब ने इनको इस सीट पे बिठा दिया है, लिहाजा अब काम करने की कोशिश करें, इमरान खान के फोबिया को अपने दिमाग से निकाल दें। मोहित पीरज़ादा साहब ने और हमारे एक और जर्नलिस्ट हैं, इन दोनों ने एक दावा किया, जहांज़ेब पराचा साहब और मोहित पीरज़ादा साहब। ये दावा ये है कि हुकूमत पाकिस्तान ने वाइट हाउस ट्रंप तक रसाई के लिए 42 करोड़ का मुआहदा अमरीकी फर्म से किया है। ये वैसे हैरत की बात है कि क्या कौम का पैसा इन कामों पे खर्च किया जा सकता है। बहरहाल ये एक दावा है। डोनाल्ड ट्रंप ने जनरल असम्बली से खिताब किया, और उनके खिताब के दौरान जो है सारी दुनिया के कान लगे हुए थे कि डोनाल्ड ट्रंप खिताब कर रहा है। ज़रा ये देखना बहुत ज़रूरी है कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या खिताब किया। ख़बरें और भी बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन ज़रा डोनाल्ड ट्रंप पे गौर करना ज़रूरी है, क्योंकि वो दुनिया की सिमत का तयन करता है ना। सबसे तगड़ा मुल्क है इस वक्त, सुपर पावर। ज़्यादा देर तक रहेगा नहीं, जिस तरह के लक्षण हैं इनके या जिस तरफ ये चल रहे हैं, ज़्यादा देर तक रहेंगे नहीं। ऐसा लगता है कि ये शिप अब नीचे की तरफ जाएगा और एशिया से चाइना आगे बढ़ेगा। इकॉनमी तो उसने अपनी बहुत बड़ी कर ली है, फ़ौज भी बहुत बड़ी कर ली है, तो रफ्ता रफ्ता अगर उसके इत्तेहाद बड़े हो जाते हैं तो फिर चाइना लीड कर सकता है वर्ल्ड को आने वाली दहाइयों में। और ये कोई 1-2 साल में होने वाला काम नहीं, बहुत टाइम लगेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में आलमी रहनुमाओं के सामने बड़ी धुआंधार एक तकरीर की है। डोनाल्ड ट्रंप ने खुलकर बात की और फ़लस्तीन की रियासत को तस्लीम करने के हवाले से उन्होंने एक मौक़िफ़ भी दिया। फ़लस्तीन के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जिन रियासतों ने हाल ही में फ़लस्तीन को तस्लीम करने का ऐलान किया है, इनमें फ़्रांस भी शामिल है। वो हमास के दहशतगर्दों को इनाम दे रहे हैं। यानी फ़लस्तीन को तस्लीम करने की डोनाल्ड ट्रंप ने मुखालफत की है, और इसी डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ने मुलाकात के बाद
हुकूमत से कहलवाकर अमन के नोबेल प्राइज़ के लिए नामजद भी करवाया है। अमरीकी सदर ने तमाम हाज़रीन से मुतालबा किया कि वो गज़ा में जंग का खात्मा करवाएं। अब देखें, गज़ा में जंग के खात्मे के लिए अक़वाम मुत्तहिदा में जब भी करारदाद आती है तो अमेरिका उसको वीटो कर देता है, और वही अमेरिका का सदर वहाँ पे खड़े होकर उसी जनरल असम्बली में अक़वाम मुत्तहिदा की वो ये कह रहा है कि आलमी रहनुमा मिलकर गज़ा में जंग ख़त्म करवा दें। भाई, एक तरफ कह रहे हैं जंग ख़त्म करवा दें, दूसरी तरफ जंग बंदी के लिए जितनी भी करारदादें आती हैं या कोशिश की जाती है कि फौरी तौर पे जंग बंदी करवाई जाए, अमेरिका उसे वीटो भी कर देता है ना अजीब बात। नेतन्याहू ने जब तकरीर की है ना अक़वाम मुत्तहिदा में, तो उस वक्त बहुत सारे लोग छोड़ कर चले गए वहाँ से, आलमी रहनुमा वहाँ से उठकर निकल गए, और ये बड़ी तस्हीक हुई है इसराइल की। फिर साथ में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमास जो है यरगमालियों को रिहा करे। देखिए, यरगमाली तो इसराइल के पास भी है, हमास के पास भी है, तो दोनों तरफ से ये चीज़ें होनी चाहिए, और ये जंग तो है ही नहीं, एक तरफा मारकुटाई हो रही है। एक और बात पे डोनाल्ड ट्रंप ने जो बात की ना, ये यूक्रेन के हवाले से और अपने नोबेल पीस प्राइज़ के हवाले से, दोनों चीज़ों पे बात की। एक, उन्होंने कहा कि यूक्रेन में जो जंग जारी है इस पे अमन की कोशिशें की हैं। अक़वाम मुत्तहिदा को अपनी मुख्तलिफ अमन कोशिशों में मदद ना करने पर तनकीद का उन्होंने निशाना भी बनाया। उन्होंने दावा किया कि मैंने 7 जंगें ख़त्म करवाई हैं दुनिया में, मुझे अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से इन तनाज़ात को हल करने में मदद की पेशकश के लिए कोई कॉल मौसूल नहीं हुई। अब ये है अमन के नोबेल प्राइज़ के लिए अपने आप को पेश करने का तरीका। 7 जंगें डोनाल्ड ट्रंप के बकौल उन्होंने ख़त्म करवाई। देखें, कुछ जंगें जो डोनाल्ड ट्रंप का दौर शुरू होने से पहले ख़त्म हो चुकी हैं, वो भी डोनाल्ड ट्रंप अपने खाते में डालते हैं। एक्चुअली जब डोनाल्ड ट्रंप इक़्तिदार में आए तो 2 जंगें लगी हुई थी दुनिया में, और वो दोनों जंगें आज भी लगी हुई हैं। एक को मैं फुल फ्लैग जंग कहता हूँ और दूसरी को मैं एक हमला कहता हूँ। एक गज़ा के ऊपर जो अटैक हुआ था, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने वादा किया था कि वो गज़ा में जंगबंदी करवाएंगे, आज डोनाल्ड ट्रंप को आए हुए 1 साल होने वाला है, वो जंगबंदी नहीं हो पाई। तो वो जो गज़ा के ऊपर अटैक हुआ, एक तो वो है, वो ख़त्म नहीं हुआ। दूसरा, रशिया और यूक्रेन की लड़ाई चल रही थी जब डोनाल्ड ट्रंप इक़्तिदार में आए, वो लड़ाई अभी भी चल रही है और लड़ाई ख़त्म नहीं हो पाई। तो फिर डोनाल्ड ट्रंप ने कौन सी जंग रोकी? बाकी तो झड़पें थी, यहाँ एक ईस्ट एशिया में हो गई, एक पाकिस्तान और इंडिया के बीच में हो गई, और उसमें पाकिस्तान ने इंडिया के तैयारे गिरा दिए, इंडिया को भी सुकून हो गया, अच्छा हुआ। साथ में एक जो है यहाँ पे आज़रबाईजान और आर्मीनिया की, वो क्लेम करते हैं वो तो पुरानी लड़ाई थी, वो तो आर्मीनिया हार चुका, आज़रबाईजान जीत चुका, बहुत पुरानी बात है। तो डोनाल्ड ट्रंप क्लेम ज़्यादा का कर रहे हैं। अब सुपर पावर का प्रेसिडेंट है, वो कह सकता है, दुनिया सुन भी लेती है। बहरहाल, उन्होंने ये भी कहा कि मैं समझता हूँ कि यूक्रेन का तनाज़ा हल करना आसान है। पहले मैं लगता था मुझे ऐसा, क्योंकि मेरे पुतिन के साथ अच्छे ताल्लुकात थे। उन्होंने यूरोपीय यूनियन के जो ममालिक हैं उन्हें मुखातिब करते हुए कहा कि यूरोप को रूस से तेल ख़रीदना बंद कर देना चाहिए, ये शर्मनाक है। लेकिन जो यूरोप को तेल मिलता है ना, वो रशिया से सस्ता मिलता है, क्योंकि रूस यूरोप के बिल्कुल करीब है। यूरोप के और रशिया के बीच में यूक्रेन है। अगर यूक्रेन पे रशिया अपना कंट्रोल कर लेता है तो फिर यूरोप और रशिया बिल्कुल साथ साथ हैं, और रशिया से पाइपलाइन जाती हैं सीधी जर्मनी में, वहाँ पे ये फ्यूल फराहम करते हैं। तो जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं, अपनी एनर्जी की ज़रूरियात के लिए रशिया से तेल ख़रीदते हैं यूरोपीय ममालिक, वो उन्हें सस्ता पड़ता है, तो अमेरिका उसके ऊपर उनको तंबीह कर रहा है। इसके अलावा जो क्लाइमेट चेंज का मामला है, जो बड़ा संजीदा मामला है पूरी दुनिया का, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की इसमें एक अलग मंतक है। अक़वाम मुत्तहिदा हो जाए, आलमी माहौलियाती इदारे हो जाएं, क्लाइमेट चेंज के ऊपर जो स्टडीज़ करने वाले प्रोफेसर्स हैं वो हो जाए, पूरी दुनिया का मौक़िफ़ अलग है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप और उनके कुछ लोगों का मौक़िफ़ बिल्कुल अलग है। डोनाल्ड ट्रंप का मानना है कि क्लाइमेट चेंज नामी कोई चीज़ है ही नहीं। अब उन्हें लाहौर में अगर रखा जाए तो उन्हें दिखाया जाए कि देखिए जी, यहाँ पे तो स्मोक आ जाती है। उन्हें दिखाया जाए कि हमारे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। उन्हें दिखाया जाए कि किस तरीके से दुनिया तबाही के दहाने पर पहुँच गई है। लेकिन जो सरमायादार होते हैं ना, वो ये कहते हैं कि इस तरह की बातें ना करें, दरख्तों की कटाइयाँ भी जारी रहें। वो ये चाहते हैं कि फैक्ट्रियों की चिमनियों से ख़तरनाक धुआं भी निकलता रहे। वो ये चाहते हैं कि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे इंडस्ट्री लगा के उनका माहौल बेशक तबाह कर दिया जाए, लेकिन वहाँ से प्रोडक्शन होती रहे। तो ये उनका एक तरीक़ाकार है सोचने का। तो ये जो सरमायादार होते हैं या जो कैपिटलिज़म है, वो इसी तरह सोचता है।
तो अब डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ा धोखा है, तारीख का सबसे बड़ा धोखा है, ये जो क्लाइमेट चेंज के हवाले से बात की जाती है। उन्होंने शुरा को मशवरा दिया कि आप खुद को बेवकूफ़ ना बनने दें और ग्रीन हाउस गैसों के अखराज के नताइज से खबरदार करने वाले साइंसदानों और दीगर अफराद को अहमक करार दे दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। यह था नाजरीन डोनाल्ड ट्रंप का खिताब। अब नाजरीन एक और चीज़ मैं आपके सामने रखता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब खिताब करने जा रहे हैं इसी अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 80वें अजलास से, 80th है ये, 80वां। तो शहबाज शरीफ साहब वहाँ तकरीर करेंगे। एक तो उनका मैंडेट ही जाली है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि बारंग बलोच और दीगर कई खवातीन को उन्होंने पाबंद सलासल किया हुआ है। बार बार खवातीन को गिरफ्तार करते हैं, तशद्दुद करते हैं, इंसानी हकूक़ की पामालियाँ लगातार हो रही हैं, जबरी गुमशुदगियाँ पाकिस्तान में हो रही हैं। बलूचिस्तान की माएँ इस्लामाबाद की सड़कों पे बैठी एहतजाज कर रही हैं, 2 महीने से ज़्यादा हो गया। और अदलिया के जजेस खुद इंसाफ मांगने के लिए दर बदर फिर रहे हैं, मारे मारे फिर रहे हैं, अपीलें कर रहे हैं। और पाकिस्तान अपने ही शहरियों पर ड्रोन हमले और जेट तैयारों से बमबारी कर रहा है। एक ऐसा वज़ीर आज़म जाएगा और जाकर अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेगा तो उसके अल्फाज में कितना वज़न होगा, जिसने खुद पाकिस्तान में जुल्म, जबर और फस्तायत का बाजार गर्म किया हुआ है। मिसाल के तौर पे अभी गिरफ्तार हो गई फलक जावेद खान, ये रात को खबर आती है और इनकी फैमिली ने ये कंफर्म किया है कि फलक जावेद खान पंजाब में थी और ये महफूज थी और इनकी लोकेशन का किसी को पता नहीं था। बड़े लंबे अरसे से 9 मई 2023 से इनकी तलाश जारी है और ये तब से लेकर अब तक रूपोश हैं। इनकी बहन सनम जावेद खान गिरफ्तार हो गई थी। उन्होंने बहुत लंबी अरसा जेलों में काटा, उन पे एक के बाद एक मुकदमा दर्ज किया गया, लेकिन बड़ी जुर्रत और बहादुरी के साथ सनम जावेद खान ने वो तकालीफ बर्दाश्त की जो मर्द भी बर्दाश्त नहीं कर पाते। और अब उनकी बहन जो है उन्हें गिरफ्तार कर दिया गया। ये तब से लेकर अब तक रूपोश थी, ये सामने नहीं आ रही थी फलक जावेद। और इन्हें बहुत सारे लोगों ने मना भी किया कि आप अभी खामोश हो जाएं, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने इमरान खान का साथ नहीं छोड़ा। ये अपनी पॉलिटिकल कमेंट्री करती रहती थी और अपनी पॉलिटिकल ओपिनियन देती रहती थी और उसमें कुछ चीज़ों से आप इत्तफाक कर सकते हैं, इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन इन लोगों ने बड़ी तकालीफ बर्दाश्त की है। इनकी करैक्टर असैसिनेशन भी बहुत ज़्यादा की गई है। तो जब आप किसी की करैक्टर असैसिनेशन करते हैं तो वो रिएक्टिव भी होता है, ऐसा नहीं है कि यकतरफा ये काम चल रहा होता है। जब आप किसी के ऊपर उसकी ज़ात पे हमला करते हैं तो वो रिएक्शन देता है। लेकिन फलक जावेद खान ने बड़े लंबे अरसे तक रूपोश रहकर इमरान खान का साथ नहीं छोड़ा, बल्कि वो लगातार बहुत सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो लीडर्स हैं वो बातें नहीं कर पाए जो फलक जावेद वो बातें करती रहती थी और वो खुलकर बोलती थी एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, इदारों के ख़िलाफ़। यानी जहाँ पे इदारे गलती करते हैं या उनकी गलत पॉलिसी है तो एस्टेब्लिशमेंट और इदारों की गलत पॉलिसियों के खिलाफ। ये कहना गलत है कि वो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हैं या इदारों के खिलाफ है। इदारों के खिलाफ तो कोई भी नहीं होगा, हम तो उसको टैक्स देते हैं इदारों को। लेकिन ये है कि उनकी जो गलत पॉलिसी है उनके खिलाफ वो बोलती थी। अभी वो पंजाब से इस्लामाबाद पहुंची और वहाँ पे वो किसी एक फ्लैट में उन्होंने क़याम किया था। तो उन्होंने अपनी बहन से रब्ता करके बताया जी कि मुझे उठाने के लिए नामालूम अफराद आ गए। और फिर वहाँ पे गाड़ी भी देखी गई, उसका नंबर भी पता चला और नामालूम अफराद वहाँ पे पुलिस के हमरा आए और उन्हें अगवा करके ले गए। अब घर वाले ढूंढ रहे हैं, कभी एक थाने में कभी दूसरे थाने में, कुछ पता नहीं चल रहा कि उनकी बेटी को कहाँ ले गए या ये खातून को कहाँ ले गए। अब ये खातून है और इनका कसूर सियासत करना है। बहुत सारी और ख़वातीन भी सियासत करती हैं और उनकी आप सियासत से इत्तफाक या इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये खातून है तो इनकी गिरफ्तारी के बाद ख़वातीन का होना ज़रूरी था। एक दहशतगर्द की तरह आपको गिरफ़्तार नहीं करना चाहिए था। दूसरा, आप वारंट दिखा के तरीके से आप गिरफ़्तार करते। तीसरा, अब अगर आपने गिरफ़्तार किया है तो कानून के मुताबिक उनकी फैमिली को बताना आपकी ज़िम्मेदारी है कि ये फ़लाँ थाने के अंदर हमने इनको रखा है और उनकी खैरियत से आगाह भी किया जाए। खातून का मामला है ना, ये ऐसा तो नहीं है कि आप उठाएंगे। अब नवाज शरीफ की बेटी को जब गिरफ़्तार किया गया कानून के मुताबिक बाकायदा वारंट दिखा के बगैर टच किए, तो तब पूरे पाकिस्तान में कोहराम मच गया था। जब एक दिन बिलावल की पुप्पो को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया गया शाम के बाद, तो रौला पड़ गया था, पूरे मुल्क में कोहराम मच गया था। और आज आधी रात को एक खातून को गिरफ्तार किया जाता है और गायब कर दिया जाता है और उसकी फैमिली को भी सुबह तक पता ही नहीं है कि उनकी बेटी कहाँ है। तो ये तशवीशनाक बात है ना
क्या ख़वातीन सिर्फ जरदारी और शरीफ ख़ानदान में और कहीं नहीं है? तो यही शहबाज शरीफ अब जाके वहाँ पे खिताब करेगा। वैसे अब इनको अदालत में पेश करना चाहिए हर सूरत में, और बज़ाहिर दिखाई देता है कि जितनी कोशिश की है इनको गिरफ्तार करने के लिए रियासत ने, शायद ये जल्दी बाहर ना आए, लेकिन इनकी बहन ने जितनी जुर्रत और बहादुरी के साथ सख्ती काटी है, और उम्मीद सारे यही कर रहे हैं कि ये भी बड़ी जुर्रत के साथ इस सख्ती को बर्दाश्त कर लेंगी। और अब फलक जावेद खान जो है ये कहाँ है? अभी जब मैं वीलॉग कर रहा हूँ अभी तक हमें इसका आइडिया नहीं है। नाज़रीन, कुछ लोग ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि पाकिस्तान अपने जो मिसाइल्स और कुछ एटमी असासे सऊदी अरब में मुंतकिल कर रहा है। ये झूठ है, ऐसी कोई बात नहीं है। जो लोग ये बातें कर रहे हैं ना, वो बिला वजह ज़मीन आसमान के कलाबे मिला देते हैं। ऐसा हो भी नहीं सकता। पाकिस्तान ने अपने मिसाइलों की जो रेंज है वो मुशर्रफ दौर में जो साइंटिस्ट थे जो मिसाइलों पे काम करते थे, उनके इंटरव्यूज़ के मुताबिक जानबूझकर इतनी रखी कि इसराइल को उनसे ख़तरा ना हो। ये मैं आपको वो बात बता रहा हूँ जो बाकायदा वो साइंटिस्ट कह चुके हैं। तो अगर पाकिस्तान अपने मिसाइल ले जाके सऊदी अरब में रखेगा तो ये ऐसी चीज़ तो नहीं है कि आप एक ब्रीफकेस में डाल के ले जाएंगे, ऐसा तो नहीं है। तो इस किस्म की अफवाहें फैलाई जा रही हैं जो गलत हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ना हमारे मिसाइल सऊदी अरब जा रहे हैं, ना हमारे एटमी असासे सऊदी अरब जा रहे हैं, और ना कोई ऐसी चीज़ हो सकती है, क्योंकि इसराइल को ख़तरा हो ये अमेरिका कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। आपने डोनाल्ड ट्रंप की तकरीर सुन ली, वो इसराइल के लिए और उसके हक़ में ही तो थी, और वो हर दफ़ा वीटो भी कर देते हैं। तो ये सिर्फ कहानियाँ हैं और झूठ है और प्रोपेगेंडा है, और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इन चीज़ों को मुस्तकबिल में इस्तेमाल किया जा सकता है। लिहाजा जो नादान दोस्त हैं वो ऐसी हरकतें और बातें करने से बाज रहे हैं। इमरान खान की बहनों को कल इमरान खान साहब से फिर नहीं मिलने दिया गया, मगर पंजाब असम्बली के अरकान बहुत बड़ी तादाद में और टिकट होल्डर्स वहाँ पर पहुँचे। उन्होंने इज़हार यकजहती किया। आलिया हमजा साहिबा ने वाकई डट कर पंजाब के अंदर जो है अपोजिशन की है। ऐसे हमने पहले देखा नहीं था, लेकिन आलिया हमजा साहिबा ने बड़ा बढ़ चढ़ के काम किया है, पार्टी को अकाउंटेबल किया है, पार्टी में कोशिश की है कि दोबारा से एनर्जी भरी जाए, जो लोग मायूस थे उनको उम्मीद दिलाई है। और अब पंजाब में आप लगातार एक्टिविटीज़ देखते हैं जो आपको माजी में कम कम मिलती थी। 27 तारीख के नादरीन जलसे की तैयारी की जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दावा है कि इमरान खान साहब की कॉल पर पूरा पाकिस्तान उमड़ आएगा और बहुत बड़ी तादाद में लोग 27 तारीख के जलसे में शिरकत करेंगे। मगर दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने, ये मैं इसलिए इत्तदा जोड़ रहा हूँ कि वहाँ जो सेंटिमेंट्स हैं वो तीरा के वाक़े के साथ है। अभी तक वादिय तीरा में होने वाले कत्लेआम पर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने कोई FIR दर्ज नहीं की और ना ही कोई इंक्वायरी करवाई है। अब लोग जो है वो ये मुतालबा कर रहे हैं कि FIR भी दर्ज की जाए और इंक्वायरी भी करवाई जाए। महर शराफत कसूरी साहब जो हैं उन्होंने बड़े ज़बरदस्त कुछ आइडियाज़ दिए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। अब ये आइडियाज़ इतने तगड़े हैं कि मैंने कहा मैं यहाँ पे इसको पढ़ के ज़रूर सुनाऊँ, और मेरिट के ऊपर, क्योंकि ये जो आइडियाज़ हैं ये ज़बरदस्त हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए महर शराफत ने ये आइडियाज़ दिए। उन्होंने कहा जी मेरी गुजारिश है, 2-3 तजावीज़ हैं, इनके ऊपर अमल किया जाए, और ये जलसा पूरे पाकिस्तान का जलसा होना चाहिए। हर सूबे से, हर जगह से लोग काफ़िलों की सूरत में पेशावर के लिए जाने चाहिए और वहाँ पहुँचें, ताकि ये इज्तिमा पूरे पाकिस्तान की आवाज़ बने, ना कि सिर्फ एक सूबे की। पहली तजवीज़ वो ये कह रहे हैं कि जो लोग हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद में 9 मई में 26 नवंबर को ड्रोन हमलों में शहीद हुए हैं, उनकी तस्वीर के साथ लोग जलसा गाह में आएँ और उनकी तस्वीर दिखाएं कि 9 मई पे, 26 नवंबर पे, और उसके बाद जो लोग शहीद हो गए ड्रोन हमलों में, ये उनकी तस्वीरें हैं, जो बच्चे शहीद हो गए उनकी ये हैं, तो हम उनके साथ इज़हार यकजहती करते हैं। बड़ा अच्छा आइडिया है। दूसरा उन्होंने कहा जी कि इमरान खान साहब के हुक्म पर इस फ़िरौनी निज़ाम और मौजूदा फस्तायत के ख़िलाफ़ जो कुछ भी हो रहा है, ये जलसा उसी सिलसिले में है। तो दूसरी तजवीज़ उन्होंने दी कि स्टेज और जलसा गाह पर MNAs की, MPAs की, वज़ीरों की, मुशीरों की या लीडरों की तस्वीरें लगाने की बजाय जेलों में जो कैद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, उनकी तस्वीर लगाई जाए। जो कारकुनान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिनके साथ बड़ा जुल्म हुआ, जो शोहदा हैं, उनका तस्वीर लगाई जाए। मिसाल के तौर पे ज़िले शाह की तस्वीर से शुरू करें, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग कत्ल किए गए हैं, स्टेज के ऊपर जो बड़ा वाला बोर्ड लगता है उस पर बजाय इसके कि लीडरों की फ़ोटोएँ लगाएं, उसके ऊपर इमरान खान के अलावा उनके शोहदा की और वो लोग जो जुल्म और सितम बर्दाश्त कर रहे हैं उनकी तस्वीर लगाई जाएँ। वहाँ पे जिन लोगों को जबरी तौर पे लापता किया गया उनकी तस्वीरें लगाई जाएँ वहाँ पे स्टेज के ऊपर। उससे एक बड़ा इम्पैक्ट आएगा पूरी दुनिया में। तो ये भी बात उन्होंने बहुत ठीक की है, ताकि अवाम को बराह रास्त उनकी कुर्बानियों का एहसास भी हो। तीसरी तजवीज़ जो उन्होंने दी कि
जलसे के इख्तिताम पे पूरा पंडाल जहाँ पे हज़ारों लोग मौजूद होंगे या हो सकता है बहुत ज़्यादा लोग मौजूद हों, तो ये तमाम लोग एक साथ अजान दें और फिर दुआ करवाएं शोहदा की के दर्जात की बुलंदी के लिए और अल्लाह की मदद मांगें, इज्तिमाई दुआ एक करवाएं। और ये लम्हा पूरी दुनिया को बताएगा कि हमारी जद्दोजहद अल्लाह के नाम पर है, हमारी सियासत इक़्तिदार नहीं बल्कि कुर्बानी और ईमान का ऐलान है, जो इमरान खान साहब बातें करते हैं। तो ये तीनों बड़ी अच्छी तजावीज़ हैं मेहर शराफत साहब की। नंबर 1 कि जितने लोग जाएं वो तस्वीर शोहदा की साथ लेकर जाएं। नंबर 2, स्टेज के ऊपर जो बोर्ड है उसके ऊपर तस्वीर लीडरों की लगाने के बजाय या सरमायादारों की लगाने के बजाय या वज़ीरों मशीरों की लगाने के बजाय जो स्टेज है उसके ऊपर तस्वीर शोहदा की लगाई जाए, इमरान खान की लगाई जाए, या जो लोग तकालीफ बर्दाश्त कर रहे हैं जेलों में बंद हैं उनकी लगाई जाए। और तीसरा जो है वो पूरा पंडाल एक साथ अजान दे। इस जलसे में किसी एक मौके पर पूरा पंडाल अजान दे और इख्तिताम में एक दुआ भी करवाई जाए शोहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए। तो ये ज़बरदस्त तजावीज़ है, इससे एक बड़ा माहौल बन सकता है। तो अब इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसला करना, उन्होंने क्या करना और क्या नहीं करना, उन्हें और बहुत सारी जगह पे मुशावरत करनी भी पड़ती है। नाज़रीन, तीरा का एक मकामी लड़का है, उसने एक स्टेटमेंट दिया। उसके स्टेटमेंट पे मैं अपने वीलॉग का इख्तिताम करता हूँ। ये बड़ी तकलीफ़देह बात है जो उस लड़के ने कही। उसने बताया कि जब जहाज़ से बम गिराए जा रहे थे तो माँ ने अपने 3 माह के बच्चे को गोद में पकड़ के रखा हुआ था और बाप ने 18 माह के एक बच्चे को गोद में लेकर रखा हुआ था। बमबारी में चारों एक साथ शहीद हो गए। बाद में माँ और बच्चे के जिस्म और बाप और बेटे के जिस्म एक दूसरे से अलग नहीं हो रहे थे। वो इतनी हीट जनरेट होती है, ये इतने खौफनाक बम होते हैं कि वो आपस में उनकी बॉडी चिपक गई। वो कह रहे जी अलग नहीं हो रहे थे, इसलिए उनको एक साथ कब्र में दफन किया गया है। यानी बाप और बच्चे को एक कब्र में और माँ और 3 माह के बच्चे को एक साथ दूसरी कब्र में दफन किया गया। ये वहाँ पे एक मकामी लड़का बता रहा है और ये मेरी टीम ने मुझे ये भेजा एक ट्वीट, उसके अंदर ये है। अब अगर ये है तो ये तो बड़ी खौफनाक इन्फॉर्मेशन है और बड़ी तकलीफ़देह है। नाज़रीन, गंदम के साथ जो इन्होंने किया मौजूदा हुकूमत ने, कम से कम $1.5 अरब की गंदम पाकिस्तान को इंपोर्ट करनी पड़ेगी। पाकिस्तान चंद मिलियन डॉलर के लिए भी तरसता है। $1 अरब के लिए हम 4-4, 5-5 चक्कर लगाते हैं दुनिया के इदारों के, और $1.5 अरब आपको कम से कम अब गंदम पे खर्च करना पड़ेगा। और ये वफाकी वज़ीर कह रहे हैं। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।